Assalamu alaikum, dear students. Our last topic of the solution chapter is colloids. You have already studied colloids in the introduction part of the solution chapter. Okay, so you may remember what are colloids. Colloids are actually intermediate state between true solution and suspension. ठीक है, एक तरफ ट्रू सोल्यूशन होता है जो बहुत ही ज़्यादा होमोजीनियस फाइन होता है, और एक तरफ सस्पेंशन होता है जिसमें क्लियरली सस्पेंडेड पार्टिकल्स नज़र आते हैं। कोलाइड क्या है? ये इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट स्टेट है जिसमें ट्रू सोल्यूशन के कंपैरिजन में पार्टिकल का साइज़ ज़रा बड़ा होता है, लेकिन सस्पेंशन जो है वो उसके कंपैरिजन में इसमें पार्टिकल साइज़ जो है वो छोटा होता है। ठीक है, ये आप ऑलरेडी देखें, प्रीवियस लेक्चर में आप लोग ये पढ़ चुके हैं। अगर आप देखें तो ये हमने वहाँ पर पढ़ा था। ये देखें, एक तरफ सोल्यूशन होते हैं, एक तरफ सस्पेंशन होते हैं। सोल्यूशन में पार्टिकल साइज़ कितना होता है? लेस देन 1 नैनोमीटर, और सस्पेंशन में ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। कोलाइड्स में क्या होता है? इनसे पार्टिकल साइज़ बड़ा और उनसे पार्टिकल साइज़ छोटा, यानी 1 से लेके 1000 नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर सोल्यूशन में ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। सो दे आर नाइदर विजिबल बाय नेकेड आई नॉर बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। सस्पेंशन में क्या होता है? सस्पेंशन में पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं, सो दे आर क्लियरली विजिबल बाय नेकेड आई। लेकिन कोलाइड्स में क्या होते हैं? पार्टिकल साइज इंटरमीडिएट है, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर। ठीक है, तो दे आर विजिबल ओनली बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, यानी नेकेड आई से तो नज़र नहीं आते हैं लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। ठीक है, कोलाइड्स का जो वर्ड है कॉला आइडोस, कॉला का मतलब ग्लू, आइडोस का मतलब लाइक। ठीक है, ट्रू सोल्यूशन की एग्जांपल क्या है? जैसे शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर लें, सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व कर लें। सस्पेंशन की एग्जांपल क्या है? जैसे मड को वाटर में डिज़ोल्व कर लें। लेकिन कोलाइड्स क्या है? मिल्क और लस्सी। अब आप देखें ना, मिल्क कितना फ़ाइन होता है, उसमें आपको कोई पार्टिकल नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो उसमें पार्टिकल साइज़ जो है वो इनसे बड़ा और उनसे छोटा होगा। अब मिल्क जो है वो देखने में हमें बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन की तरह लगता है। ठीक है, लस्सी, लस्सी में पार्टिकल्स ज़रा नज़र आ रहे होते हैं, फैट्स वगैरह, तो इसमें पार्टिकल साइज़ ज़रा बड़ा होता है लेकिन सस्पेंशन से छोटा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन कोलाइड्स एंड सोल्यूशन ऑन वन स्टेट एंड बिटवीन कोलाइड्स एंड सस्पेंशन ऑन द अदर स्टेट। जैसे मिल्क है ना, अब मिल्क में हम कंफ्यूज हैं कि ये ट्रू सोल्यूशन है या ये कोलाइड है। तो इसका मतलब है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ डिमार्केशन या टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन सोल्यूशन एंड कोलाइड। इसमें पार्टिकल साइज़ छोटा होगा, यानी 1 से 10, 20 इतने इस रेंज में होगा। लस्सी में पार्टिकल साइज़ बड़ा होता है, तो लस्सी और सस्पेंशन जो है इसमें फिर हमें कन्फ्यूजन होती है। तो कोलाइड्स में अक्सर हमें कन्फ्यूजन होती है कि ये सोल्यूशन में आते हैं या ये सस्पेंशन में आते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर देखिए इसमें आप लोगों ने उसी लेक्चर में आप लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो कोलाइड्स हैं इसमें हमारे पास 2 फेजेस होती हैं, एक डिस्पर्स्ड फेज़ होता है और दूसरा क्या होता है? डिस्पर्जन मीडियम होता है। ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई कोलाइड है ना, ठीक है, तो इस कोलाइड में एक जो है वो जो सॉल्वेंट होता है, ठीक है, उस सॉल्वेंट को हम कौन सा मीडियम कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। इसको डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो फेज़ होती है वेरी फाइन पार्टिकल्स की, ठीक है, वेरी फाइन पार्टिकल्स, इस फेज़ को हम कौन सी फेज़ कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड डिस्पर्स्ड फेज़। इसको हम डिस्पर्स्ड फेज़ कहते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्स्ड फेज़ प्रेजेंट होती है इन अ डिस्पर्जन मीडियम। अच्छा, अब जो साइज़ ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज़ है तो इसकी हम बात करते हैं कि साइज़ ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज़ कितना होता है? 1 से लेके 1000 नैनोमीटर होता है। दैट इज़ लोअर देन ट्रू सोल्यूशन बट ग्रेटर, हाँ, ट्रू सोल्यूशन जो है ना उनमें तो पार्टिकल साइज़ वो होता है, तो ट्रू सोल्यूशन से ग्रेटर होता है
और सस्पेंशन जो है उनसे स्मॉलर होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये जो कोलाइड्स हैं ये क्या हैं, इट इज़ इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, राइट। अच्छा, फिर उसी तरह से जैसे मैंने आपको कहा है कि पार्टिकल्स जो हैं दे आर नॉट विजिबल बाय नेकेड आई बट दे कैन बी विजिबल बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, राइट। अच्छा, अब हमने आपकी बुक में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कोलाइड्स की, तो वो हमने बुक से स्टडी करनी है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइड्स में देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों की बुक में दिया हुआ है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, लाइट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि कोलाइड्स जो हैं इनमें पार्टिकल्स अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू विजिबल होते हैं। तो पार्टिकल्स होने की वजह से इनमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, यानी जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है ना तो लाइट इज स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। ये वही टिंडल इफेक्ट वाली बात है, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में याद हो टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा था कि जैसे देखिए ये जो कोलाइडल सोल्यूशन है तो इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो जब लाइट इनके ऊपर पड़ती है तो लाइट इज स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। इस इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, इसको टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। फिर आपकी बुक में इन्होंने लिखा है कि दिस इफेक्ट एक्सप्लेन्स द टेल ऑफ कॉमेट एंड ब्लू कलर ऑफ स्काई। टेल ऑफ कॉमेट क्या चीज़ होती है, कॉमेट जो है ये असल में स्नो बॉल्स होते हैं, राइट। और स्नो बॉल्स जो हैं इनमें क्या क्या होता है, ठीक है। कॉमेट 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 जो हैं ये क्या होते हैं, स्नो बॉल्स होते हैं ऑफ फ्रोज़न गैसेस, फ्रोज़न गैसेस, रॉक एंड डस्ट, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दैट ऑर्बिट द सन के गिर्द घूमते हैं, राइट। अच्छा, अब क्या होता है जब ये कॉमेट जो है, व्हेन द कॉमेट ऑर्बिट, ये कॉमेट जो घूम रहा होता है, राइट, तो ये जब सन के करीब आ जाता है, ब्रिंग्स इट क्लोज टू द सन, इट हीट्स अप, तो ये गर्म हो जाता है, ठीक है। और जब ये गर्म हो जाता है तो इसमें आयनाइजेशन ऑफ गैसेस होती हैं एंड स्प्यूज डस्ट एंड गैसेस इनटू अ जाइंट glowing head with a long tail। उर्दू में देखें ये कॉमेट क्या होता है, तो कॉमेट अगर आपने सुना हो इसको दुमदार सितारा कहते हैं, दुमदार सितारा होता है, ठीक है। तो कॉमेट जो है ये स्नो बॉल्स हैं, फ्रोज़न गैसेस होती हैं, इसमें रॉक्स होती हैं, डस्ट्स होती हैं, और ये सन के गिर्द ऑर्बिट घूमते हैं। तो जब ये सन के करीब आ जाते हैं तो ये हीट अप हो जाते हैं, तो जब ये हीट अप हो जाते हैं तो इसके अंदर वो जो डस्ट और गैसेस हैं उनकी आयनाइजेशन हो जाती है। तो आयनाइजेशन की वजह से ये क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। तो वो आसमान में आपको एक चमक सी नज़र आती है जिसमें हेड होता है विद अ लॉन्ग टेल होता है, तो ये कॉमेट है, ठीक है। तो ये देखें कॉमेट जो है ये वही कोलाइडल सोल्यूशन हुआ, क्योंकि इसके में जो कॉमेट है, कॉमेट के अंदर असल में देखें डस्ट और गैसेस होती हैं, तो ये डस्ट और गैसेस वही पार्टिकल्स हो गए ना, ये वही छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए हैं। तो आप देखें जब ये सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है तो सनलाइट पड़ने की वजह से, सनलाइट जब इनके ऊपर पड़ती है तो इनकी आयनाइजेशन हो जाती है, और वो सनलाइट जो है वो फिर स्कैटर होती है डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो वो उसकी वजह से ये चमकते हैं। तो ये वही कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। इसी तरह दूसरा आप लोगों की बुक में सेकेंड जो एग्जाम्पल दी हुई है ये उसमें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है। तो इसमें इन्होंने लिखा हुआ है ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये भी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, वही कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल है, ठीक है। अब ब्लू कलर ऑफ स्काई जो है ये किस वजह से होता है, इसमें देखें जो
लाइट जो है ना, ये सनलाइट है, राइट। ये सन है, सन। ये सनलाइट यहाँ पर अर्थ के ऊपर आ रही है, ये अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ पे ये जो विजिबल लाइट आ रही है, ठीक है, विजिबल लाइट जो अर्थ पे आ रही है, तो इसमें वो 7 विजिबल लाइट में आपने पढ़ा है ना, 7 बैंड्स होते हैं। विबगायर, VIBGYOR, ये विजिबल लाइट है। तो ये जो विजिबल लाइट अर्थ के ऊपर आ रही है, इसमें ये 7 बैंड्स हैं और इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, 800 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक इनकी वेवलेंथ होती है। ये जो ब्लू कलर है इसकी वेवलेंथ तकरीबन 450 नैनोमीटर होती है, राइट। अच्छा, अब देखिए अर्थ में यहाँ पर टॉप पर यहाँ पर एटमॉस्फेयर है और इस एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट हैं, डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट है। उन डिफरेंट गैसेस में कौन कौन सी गैसेस हैं यहाँ पर सरफेस पे, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, इसी तरह हीलियम वगैरह है। तो ये डिफरेंट गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ठीक है। दीज गैसेस आर प्रेजेंट अबव द अर्थ सरफेस, जैसे जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखें जब ये लाइट ऊपर से आ रही है ना, तो इसमें से ये जो रेड लाइट है इसकी वेवलेंथ बहुत बड़ी है, यानी बड़े बड़े क्रैश और ट्राफ इसमें हैं। जो ये वाली है तो इसमें बहुत छोटे क्रेस्ट और ट्रफ हैं। ब्लू जो है ना, इसमें जो इसकी जो वेवलेंथ है ना, वो इस पार्टिकल साइज़ के साथ मैच करती है। ये जो डिफरेंट गैसेस हैं, तो इन गैसेस का साइज़ जो है वो स्मॉल है। जैसे देखें, लेट्स सपोज़ ये नाइट्रोजन गैस का साइज़ है, राइट। तो ये ब्लू लाइट जो है इसका क्रेस्ट और ट्रफ इसके साथ मैच करता है, मतलब ब्लू लाइट जो है वो इजीली अर्थ पे जब आती है तो इन गैसेस को स्ट्राइक कर लेती है, और जब इसको स्ट्राइक करती है तो इट्स स्कैटर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो ब्लू लाइट स्कैटर होने की वजह से हमें स्काई का कलर कैसा नज़र आता है, ब्लू नज़र आता है। ये रेड लाइट जो है, क्यों इसको यहाँ पर स्ट्राइक नहीं कर सकती, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत बड़ी है। तो वो रेड लाइट जो है वो नीचे आने के बाद वो वापस चली जाती है। यानी देखें, ड्राइंग में तो आप लोग यूँ करते हैं ना कि इसको यूँ यूँ करके इसकी पार्टिकल साइज़ के ऊपर से गुजार के इस तरह कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो इस तरह नहीं होता। गैसेस जो अर्थ की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उनका साइज़ स्मॉल है, तो उसको रेड लाइट हिट नहीं कर सकती है, ऑरेंज नहीं कर सकती है, येलो ग्रीन नहीं कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी हैं वेवलेंथ की, और इनकी वेवलेंथ बहुत स्मॉल है। तो ये जो ब्लू लाइट है ना, ये इसकी वेवलेंथ इतनी है कि ये इजीली इन गैसेस को स्ट्राइक कर लेती है। तो जब ये इन गैसेस को स्ट्राइक करती है तो वापस फिर डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो ये उसकी वजह से यहाँ पर हमें कौन सा कलर नज़र आता है, ब्लू, और ये बाकी सारे ब्लू के पीछे छुप जाते हैं। तो देखें, जब आसमान से ये ब्लू लाइट हटती है शाम के टाइम में, जब अंधेरा आने लगता है, तो उस वक्त आपको आसमान के ये आखिरी कॉर्नर्स में रेड सुर्खी नज़र आ रही होती है, जिस रेड के अंदर ऑरेंज और येलो ये कलर मिक्स हुए हुए होते हैं। तो मतलब जब ब्लू लाइट हटती है तो आपको रिमेनिंग कलर्स नज़र आते हैं जो पीछे जमा हुए हुए होते हैं, ठीक है। तो ये ब्लू कलर ऑफ द स्काई भी देखें, ये वही कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल हो गई है। वो पार्टिकल हो गया जिसको लाइट स्ट्राइक कर रही है, वही टिंडल इफेक्ट की तरह की बात हो गई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, सेकंड प्रॉपर्टी जो कोलाइडल सोल्यूशन की आप लोगों की बुक में दी हुई है वो है ब्राउनियन मूवमेंट, ठीक है। कोलाइडल सोल्यूशंस में ब्राउनियन मूवमेंट भी होते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट किसे कहते हैं, जिगजैग मोशन। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा कि कोलाइडल सोल्यूशन में पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो इतना होता है कि इजीली अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के थ्रू नज़र आ सकता है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये कोलाइडल सोल्यूशन हो गया, कोलाइडल सोल्यूशन, और ये इसके अंदर पार्टिकल्स हो गए। अब ये पार्टिकल इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं ना, ठीक है। इस पार्टिकल को देखें, ये पार्टिकल जब मूव करता है, लेट सपोज इसको हिट करता है, अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देता है, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। ये लेट सपोज जाकर इसको हिट कर लेता है, ये वाला जाके इसको हिट करता है, ये इसको हिट करता है, लेट सपोज, ठीक है।
फिर ये फॉर एग्जांपल इसको हिट करता है, फिर लेट सपोज ये इधर एक और को हिट करता है, ये किसी और को हिट करता है, यूं यूं करके ये डिफरेंट पाथ्स बन जाती हैं। इस मोशन को कौन सी मोशन कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मूवमेंट या ब्राउनियन मोशन। तो ये ब्राउनियन मोशन उन सॉल्यूशंस में ऑब्जर्व होती है जहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। इस ब्राउनियन मूवमेंट को हम कौन सी मूवमेंट कहते हैं? जिग जैग मूवमेंट। तो ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी देखें कोलाइडल सॉल्यूशंस की, फिल्टरेबिलिटी। आप लोगों ने पढ़ा कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं, सस्पेंशन में बड़े बड़े होते हैं, तो हम इनको ऑर्डिनरी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू कलेक्ट नहीं कर सकते, बल्कि इन पार्टिकल्स को कलेक्ट करने के लिए हमें स्पेशली डिज़ाइंड फ़िल्टर पेपर्स यूज़ करने होंगे। और वो फ़िल्टर्स क्या हैं? जिनकी बहुत ज़्यादा फाइन पोरोसिटी है, बहुत छोटे छोटे पोर्स उनमें होते हैं, उन फिल्टर्स को क्या कहते हैं? अल्ट्रा फिल्टर्स, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। डिफ्यूजिबिलिटी, colloidal particles have very large size as compared to ordinary solute particle, so they will have little power of diffusion। क्योंकि इनका साइज़ ज़रा बड़ा है ट्रू सोल्यूशन के कंपैरिजन में, तो बड़े वाले आराम आराम से मूव करते हैं, तो इनमें डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी क्या होगी? लिटिल होगी, ठीक है। अच्छा, कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। द कलर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द साइज एंड शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल एंड द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट। देखिए अभी आपने पढ़ा है ब्लू कलर ऑफ द स्काई, तो ये क्या है? वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर सोल्स विद डिफरेंट पार्टिकल्स साइज शो डिफरेंट कलर्स, ठीक है। तो ये जो अभी आपने ब्लू कलर ऑफ द स्काई पढ़ा है, वो भी वही पढ़ा है ना कि ब्लू कलर जो है वो सिर्फ गैसेस जो हैं उनको स्ट्राइक करती है और फिर स्कैटर करती है डिफरेंट डायरेक्शन में। तो वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड लाइट जो है उस पर डिपेंड करता है, उस वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन का डिफरेंट कलर होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर टेम्परेचर चेंज का क्या इफेक्ट होता है? देखें एग इज़ अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो एग को जब हम बॉईल करते हैं या फ्राई करते हैं तो एग क्या करता है? कोagulate हो जाता है, जम जाता है, ठीक है। इसी तरह कूलिंग करने से, ठंडा करने से या गर्म करने से, दोनों से इनके ऊपर ये इफेक्ट होता है। अब जैसे जेलीज़ है ना, तो जेली को आप ठंडा करें या उसको सनलाइट में रखें तो जेली जो है वो सख्त हो जाती है, सेट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह देखें ब्लड स्टेन्स मस्ट बी वॉश्ड फ्रॉम क्लॉथ्स विद कोल्ड वाटर, क्योंकि ब्लड जो है ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो अगर हम उसको गर्म पानी से वॉश करेंगे ना तो ये जम जाएगा, कोagulate हो जाएगा, फिर रिमूव नहीं होगा। तो इसलिए ब्लड के स्टेन्स को हमेशा किससे रिमूव करना होगा? कोल्ड वाटर से साफ़ करना होगा, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ कोलाइड्स आर क्लासिफाइड ऑन टू बेसिस, कंपोनेंट्स की बेसिस पे और बिहेवियर की बेसिस पे। बिहेवियर और ये कंपोनेंट दोनों आप लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम फर्स्ट क्लासिफिकेशन, यानी डिस्पर्स्ड फेज किस स्टेट में है और डिस्पर्जन मीडियम किस स्टेट में है, ठीक है। तो अगर आप बुक में देखें, डिस्पर्स्ड फेज अगर गैस है और डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड है, ये सॉल्वेंट है ना और ये सॉल्यूट है, ठीक है। तो देखिए सॉल्वेंट लिक्विड है और उसके अंदर सॉल्यूट यानी गैस डिज़ोल्व हुआ है, तो उस कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? दैट इज़ कॉल्ड फोम। और इसकी एग्जांपल क्या है? सोप लादर। देखिए साबुन का जो झाग होता है तो उस झाग में लिक्विड ज़्यादा होता है और गैस के पार्टिकल छोटे छोटे बबल्स की फॉर्म में ट्रैप हुए हुए होते हैं। इसी तरह सोडा वाटर जो है फ्रोथ झाग को कहते हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, सॉलिड के अंदर गैस मिक्स हो जाए तो उसको सॉलिड फोम कहते हैं, जैसे केक, ब्रेड और लावा। तो देखिए ब्रेड में ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, तो ब्रेड में सॉलिड सरफेस होती है और उसके अंदर गैस पार्टिकल, एयर पार्टिकल्स ट्रैप हुए हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, गैस के अंदर लिक्विड मिक्स हो जाए तो उसको एरोसोल कहते हैं, जैसे मिस्ट, फॉग और क्लाउड्स। धुंध जो है, धुंध में क्या होता है? धुंध में असल में गैसेस होती हैं, लेकिन उस गैस के अंदर लिक्विड एयर के जो वो मॉइस्चर जो है उसके पार्टिकल ट्रैप हुए हुए होते हैं, ठीक है। ये सॉल्यूट है, ये लिटिल अमाउंट में होगा और सॉल्वेंट ग्रेटर अमाउंट में होगा। अच्छा, लिक्विड के अंदर आ जाए तो उसको इमल्जन कहते हैं, जैसे मिल्क, क्रीम, बटर, ऑयल इन वाटर है, ठीक है।
सॉलिड के अंदर लिक्विड पार्टिकल, लिक्विड फेज जो है वो डिस्पर्स हो जाए तो उसको जेल कहते हैं, जैसे कर्ड, चीज़, जेली, बटर, शू पॉलिश एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, गैस के अंदर सॉलिड डिज़ोल्व हो जाए तो उसको सॉलिड एरोसोल कहते हैं, जैसे स्मोक और डस्ट। अब देखिए स्मोक और डस्ट में क्या होता है, डस्ट के अंदर छोटे छोटे सॉलिड के पार्टिकल होते हैं और वो गैस के अंदर डिज़ोल्व हुए हुए होते हैं, मिक्स हुए हुए होते हैं। अच्छा, सॉलिड लिक्विड के अंदर डिस्पर्स हो जाए तो उसको सोल कहते हैं, जैसे पेंट और इंक। तो पेंट और इंक में देखें थिक सा गाढ़ा सा वो होता है, उसमें लिक्विड होता है और सॉलिड अंदर मिक्स हुआ होता है। सॉलिड के अंदर तो उसको सॉलिड सोल कहते हैं, जैसे एलॉयज़ हैं, कलर्ड ग्लास है, जेम, स्टोन एटसेट्रा है, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्लासिफिकेशन जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। उस बेसिस पे देखें, एक लायोफिलिक कोलाइड है और दूसरा क्या है, लायोफोबिक कोलाइड है। अच्छा, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें आप लोगों ने लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड पढ़ा था। ये देखें, ये आपका वो प्रीवियस लेक्चर है। इसमें देखें आपने पढ़ा था लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड को जनरली लायोफिलिक कोलाइड, और अगर वाटर वो है ना डिस्पर्जन मीडियम है तो इसको हाइड्रोफिलिक कोलाइड कहते हैं। और इसी तरह लायोफोबिक जो है उनको फिर हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं ना, ठीक है, अगर वाटर जो है वो डिस्पर्जन मीडियम है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हाइड्रोफिलिक किसे कहते हैं, या लायोफिलिक वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक क्या होगा, वो वाटर फेयरिंग होगा, ठीक है। हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स को हाइड्रोकोलाइड्स कहते हैं और हाइड्रोफोबिक कोलाइड जो है इनको क्या कहते हैं, इमल्शन कहते हैं। अच्छा, लायोफिलिक या हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स कौन से होंगे, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब डिस्पर्स्ड मीडियम और डिस्पर्जन मीडियम इन दोनों की आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होगी, जैसे डिस्पर्स मीडियम जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, डिस्पर्जन मीडियम में भी, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन के थ्रू एक दूसरे के साथ हेल्ड होंगे, तो हम इनको कहेंगे कि मतलब डिस्पर्स्ड की डिस्पर्जन के साथ लविंग इफेक्ट है, इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, तो हम इसको हाइड्रोफिलिक या लायोफिलिक कहते हैं या हाइड्रोकोलाइड्स कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, ब्लड प्लाज्मा इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये मोर स्टेबल कोलाइड्स हैं। मोर स्टेबल हमने इनको क्यों कहा था, मैंने आपको कहा था कि ब्लड को जितनी भी टाइम के लिए आप रख लें तो उसमें कभी भी दो फेजेस सेपरेट नहीं होंगी, वो आपको बिल्कुल होमोजीनियस लगेगा। मतलब इन वाले कोलाइड्स को ट्रू सोल्यूशन से डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है। अब जैसे ब्लड है तो ब्लड देखने में हमें ट्रू सोल्यूशन लिखता है, तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोफिलिक कोलाइड्स एंड ट्रू सोल्यूशन। हाइड्रोफोबिक कोलाइड जो है इनको मैंने आपसे कहा था ये इमल्शंस होते हैं और इनको हम इरिवर्सिबल कोलाइड कहते हैं। इसमें एग्जांपल लस्सी या होमोजेनाइज्ड मिल्क की आती है और ये लेस स्टेबल है। अब देखिए लस्सी की एग्जांपल देखिए ना, लस्सी जो है ये, इसमें हमें कन्फ्यूजन होती है कि ये सस्पेंशन है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रोफोबिक कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस, ठीक है, इसीलिए इनको इमल्शंस कहते हैं। तो लस्सी जो है ये लेस स्टेबल है। लस्सी को आप कुछ टाइम के लिए रखें तो उसमें क्लियरली वो फैट्स वगैरह नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर आपके पास वो वाटर सा रह जाता है, ठीक है। तो हम इनको लेस स्टेबल कहते हैं। लेस स्टेबल का मतलब कि इनमें वो फेजेस जो होमोजीनियस नहीं रहता है, बल्कि वो फेजेस जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इनको हमने रिवर्सिबल कोलाइड कहा था, इनको हमने इरिवर्सिबल कहा था। रिवर्सिबल इनको हमने किस बेसिस पे कहा था, मैंने आपसे कहा था कि ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करें, ठीक है, और उसमें से फेजेस अलग अलग कर लें। ब्लड के अंदर वाटर है, इसी तरह अमाइनो एसिड्स वगैरह प्रोटीन्स हैं वो अलग अलग कर लें, उसके बाद उनको दोबारा मिक्स करें, तो दोबारा मिक्स करने से वो बिल्कुल उसी तरह का होमोजीनियस ब्लड बन जाएगा। तो ये रिवर्सिबल कोलाइड्स है, यानी ब्लड सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड व्हेन दीज कंपोनेंट्स आर मिक्स तो वो वापस उसी टाइप का होमोजीनियस ब्लड बन जाएगा। लेकिन इनको हम इरिवर्सिबल कोलाइड्स कहते हैं। जैसे होमोजेनाइज्ड मिल्क है, मैंने आपसे कहा था मिल्क को बॉईल कर लें, बॉईल करने से उसके सरफेस पे बालाई आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब चम्मच से उस बालाई को मिक्स करें, तो जब आप उसको मिक्स करेंगे तो ये बिल्कुल उसी टाइप का दोबारा मिल्क नहीं बनेगा जैसे वो पहले था। तो हम इनको क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल कोलाइड, लाइक मिल्क सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड व्हेन दीज कंपोनेंट्स आर मिक्स तो ये बिल्कुल उसी टाइप का होमोजीनियस नहीं बनते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम इरिवर्सिबल कोलाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो इनको ये लेस स्टेबल है, इनको स्टेबलाइज करने के लिए आप लोगों की बुक में इन्होंने लिखा हुआ है कि इनको स्टेबलाइज करने के लिए फिर हम एक्सटर्नल इनमें कोई स्टेबलाइजिंग एजेंट्स डालते हैं इनको स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा था कोलाइड्स के बारे में। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन हो, ना समझ आया हो
तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।